ऐसा करना है। लीडर बिल्ड्स लीडर। अब आपके लीडर्स तैयार हो गए हैं जो अपनी टीमों को ये पहले स्टेज पे काम करेंगे, जो नए नए लोगों को रिक्रूट करेंगे। लीडर डेवलप कैपेबल लीडर विद इन देम। एंड देन तीसरा स्टेज आता है, लीडर्स बिल्ड्स लीडर्स। समझिएगा, पहले आप अकेले लीडर थे, आपने टीम बनाई। अब एक लीडर ने बहुत सारे लीडर बनाए। अब बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे लीडर्स बनाए। हर एक आदमी जो ज्वाइन कर रहा है वो ऑनरशिप के साथ आ रहा है। वो क्या बोल रहा है? दिस इज माई कंपनी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम एट द टॉप, आई नीड टू मेंटेन दिस हायरार्की। ये हायरार्की को मैं मेंटेन करूंगा। तो सबसे पहले लीडर ने टीम को बनाया, फिर उस लीडर ने उन टीम्स में से लीडर निकाले, अब फिर उन लीडर्स ने आगे के लीडर्स बनाए। और लीडर्स कौन? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड इटसेल्फ, और आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसके सीईओ आप हैं, इरिस्पेक्टिव कंपनी का क्या नाम, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं। एंड जब सीईओ ऑफ में जाता है तब भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, बिकॉज आपके पास इंडिपेंडेंट लीडरशिप है। अब वो लीडर है जो उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, इस ग्रोथ मॉडल पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट टीम फेल टू स्केल। अब होता क्या है कि क्यों ज्यादातर टीम जो है वो नहीं आगे बढ़ पाती हैं, स्केल अप नहीं कर पाती हैं। ये जो मॉडल मैंने अभी आपको बताया पिछला वाला, आपने टीम बनाई, टीम में से लीडर फाइंड आउट किए, अब उन लीडर्स ने भी लीडर्स फाइंड आउट किए, और इस टाइप से आपके पास एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। और इतनी सॉलिड कि ऊपर वाला जो लीडर है, जो आप हैं, अगर वो गायब भी हो जाएगा तो भी ये काम करेंगे। अगर इनको कोई बाहर का व्यक्ति आके बोलेगा कि सर आप व्हाई आर यू वर्किंग, आपका जो सीनियर लीडर है वो तो वेकेशन पे है, बाली गया हुआ है 7 दिन के लिए, व्हाई आर यू वर्किंग, ये क्या बोलेगा? आई ओन दिस बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, आई एम द सीईओ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे नहीं मालूम है कि ऊपर वाले हमारे सर कहाँ गए हुए हैं और क्या कर रहे हैं, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय हायरार्की, जो मैंने मेंटेन करना है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों फेल होते हैं? क्योंकि लीडर पहले बनता है, वो प्रेजेंटर भी वही है, वो मोटिवेटर भी वही बन जाता है, प्रॉब्लम सॉल्वर भी वही बन जाता है, ट्रेनर भी वही बन जाता है, रिक्रूटर भी वही बन जाता है। तो एक ही आदमी मल्टीपल रोल पे जा रहा है। एक पोजीशन के बाद आपका रोल हो सकता है, आपका रोल हो सकता है कि आप बड़े इवेंट्स में जा रहे हैं एंड यू आर मोटिवेटिंग पीपल, बट उससे पहले ये जो पिछला वाला पैटर्न है उस पर हमें काम करने की जरूरत है। टीम ग्रो, अब इसमें क्या होता है, जब आप ही सब कुछ हैं, जब आप ही सब कुछ है, जब आप ही प्रेजेंटर हैं, आप ही मोटिवेटर हैं, कोई भी समस्या होती है आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और लोगों को लगता है नहीं फलाने फलाने सर के पास चलो तभी समस्या का समाधान होगा। आप ही ट्रेनर हैं, आप ही रिक्रूट कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी टीम जो है आपके आसपास ग्रो करेगी, जो मैंने आपको बताया। और द मोमेंट आप वहां से गायब होंगे किसी भी कारण से, आपकी टीम कोलैप्स कर जाएगी। द मोमेंट आप किसी भी चैलेंज की वजह से कुछ दिन के लिए ऑफ होते हैं, तो आपकी टीम चूंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। तो धीरे धीरे ही सही, अगर आप सिस्टम को के एडॉप्शन में लेके जाते हैं अपनी टीम को, आपकी टीम इंडिपेंडेंट होती है। और जब आपकी टीम इंडिपेंडेंट होती है तो वो तब भी काम कर रही होती है विद यू और विदाउट यू। आप डेफिनेटली एक पोजीशन के बाद एक मेंटरशिप की पोजीशन पे आ जाते हैं, जो मैं आगे चर्चा करूंगा। नाउ ये जो डिपेंडेंसी है ना सर, ये एक टाइप की बीमारी है, एक टाइप का डिजीज है, और इसके सिम्टम्स क्या है? टीम, अब अगर आपको लगता है कि नहीं आप कई बहुत सारे लीडर होंगे, जब हम साक्षात्कार करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं नहीं सर मेरी टीम ऐसे नहीं है, नहीं सर आप जो बोल रहे हैं ठीक है, बट मेरी टीम में डिपेंडेंसी वाला डिजीज नहीं है। तो डिजीज किसको है किसको नहीं है, ये सिम्टम्स, लक्षण जो होते हैं उससे पता चलता है। तो सिम्टम्स क्या है? द फर्स्ट सिम्टम्स इज योर टीम वेट्स फॉर लीडर्स अप्रूवल। आपकी टीम बोलती है पहले मैं सर से पूछूंगा। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो बोलते हैं मैं पहले अपने फलाने सर से पूछूंगा, सर बोलेंगे तो मैं ये काम करने वाला हूं। मतलब रूटीन के काम के लिए भी ऐसा कुछ केसेस में तो बहुत जरूरी है कि आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कुछ चीज पहली बार आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मैं वहां पे मानता हूं कि आपको अपने सीनियर लीडरशिप से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज उनके पास तजुर्बा होता है। लेकिन रूटीन के काम के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ये अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। टीम डजंट टेक इनिशिएटिव, अपने आप कुछ नहीं करते, उनको बोलना पड़ता है हर काम के लिए। और यही
टीम अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। तो ये सारी चीज जो है लक्षण है टीम स्टॉप एंड लीडर इज अनअवेलेबल, आप नहीं होते हैं तो टीम काम करना बंद कर देती है। तो ये जो चीजें हैं सर ना, ये चीजें इंडिकेशन देती हैं कि आप एक डिपेंडेंट, पूरी डिपेंडेंसी वाली ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बिल्ड कर रहे हैं जो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करती है। इनिशियली ये इनिशियली आपको ये लगता है कि यार कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन फॉर लॉन्ग रन आप अपने रिलेशन खराब कर देते हैं। आज अगर आप सिस्टम के अंदर प्रोसीजर में अपने लोगों को नहीं डालते हैं तो एक पॉइंट आता है जब आप बहुत ऊंचे पे पहुंच जाते हैं और जब आप लोगों को मना करते हैं, क्योंकि आज तक आपने उनको फीड करना, उनको गोद में लेके आप घूम रहे हैं, और जब आप ऊंचाई पे जाने के बाद उनको बोलते हैं अब तू गोद से उतर जा, तो व्यक्ति मतलब बोलता है कि आप बदल गए हैं, या फिर वो उस रवैये को नेगेटिवली लेता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके लीडरशिप लेवरेज करने का, यानी आप जैसे है, एग्जैक्टली आप जैसे लीडर्स आपकी टीम के अंदर है, पर उसके लिए पहले आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। उसके लिए पहले आपका माइंडसेट ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे लीडर हैं, क्या आप वैसे ही लीडर चाहते हैं आपकी टीम के अंदर? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। दोबारा सुनिएगा, जैसे आप हैं, क्या सेम माइंडसेट, सेम वर्किंग स्टाइल, सेम थॉट प्रोसेस व्यक्ति आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर हो? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप सोचते हैं काश मेरे जैसा व्यक्ति एक और मेरी टीम में आ जाए, काश मेरे जैसे 10 लोग मेरी टीम के अंदर हो, तो मैं ब्लंडर कर सकता हूं, मैं बहुत बड़ा आयाम हासिल कर सकता हूं और अपनी टीम को साथ में लेके बड़ी सफलता दिला सकता हूं, तो आप बिल्कुल ठीक हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और जो क्वालिटीज, जो वर्किंग स्टाइल, जो कम्युनिकेशन स्किल, जो नेगोशिएशन का स्किल, जो कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का तरीका आपके अंदर है, आप सोचते हैं काश मेरे जैसे 10 लोग हो जाते मेरे पास तो हम इस इंडस्ट्री में राज कर रहे होते। तो आपको लेवरेज करने की जरूरत है, आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत है, अपने जैसे लीडर्स पैदा करने की जरूरत है। और उसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, इनकम आपकी डिपेंड करती है आपका इंपैक्ट इनटू लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज को ऑटोमेट करना, एक ऐसा जहां पर आपके एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं, आपका इंपैक्ट जैसा है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपका नेगोशिएट करने का, क्लोज करने का, स्टेज हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये दिस इज कॉल्ड योर इंपैक्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका लेवरेज हो जाए। आप इसके जैसे लोग, आपके जैसे प्रेजेंटेशन देने वाले लोग, आपके जैसे दिन रात काम करने वाले लोग, आपके जैसे टीम बिल्ड करने वाले लोग, आपके जैसे मोटिवेट करने वाले लोग आपके साथ आ जाएं तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई करेगी। तो सिंपल इज योर इंपैक्ट, योर इन्फ्लुएंस, आप जैसे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए लेवरेज के साथ, तो आपका लीडरशिप का लेवरेज होगा। और वो लेवरेजिंग होगी कैसे? वो लेवरेजिंग आती है लोगों से। आप लेवरेज तब कर पाएंगे जब आपके पास लोग होंगे। आपके पास लोगों का होना बहुत जरूरी है। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि टीम बिल्ड करने के लिए आपको इनिशियली लोग, भीड़ इकट्ठी करनी होती है। भीड़ से फिर हम फिल्ट्रेशंस करते हैं, उनको डिसिप्लिन करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के बाद उनको टीम बनाते हैं। तो भीड़ का होना बहुत जरूरी है। जितनी बड़ी भीड़ है उसकी सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पीपल वो टीम में कन्वर्ट होंगे। भीड़ में और टीम में केवल एक फर्क है, फर्क ये है कि भीड़ का कोई वजूद नहीं होता, भीड़ का कोई मिशन नहीं होता, भीड़ अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनडिसिप्लिन्ड होती है। लेकिन वहीं अगर वो डिसिप्लिन्ड हो जाए, अनुशासित हो जाए, वही टीम बन जाती है। अगर वो प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कर दे, वही टीम बन जाती है। भीड़ कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करती, लेकिन भीड़ निकलती कहां से है? टीम निकलती कहां से है? भीड़ से। अगर हमारे पास भीड़ नहीं होगी तो हम टीम नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले भीड़ लेके आनी है एंड देन उसमें से फिल्टर करके टीम बनानी है। तो लोगों का लेवरेज करने के लिए, आपकी इनकम बनाने के लिए लोगों का आपके पास होना जरूरी है, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। आपके पास जितने लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार होंगे।
एंड जो लोग सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे वो टीम बन जाएंगे, जो सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे वो भीड़ का हिस्सा रहेंगे, उनका कोई वजूद नहीं है। वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, किसी भी नौकरी के अंदर, किसी भी इंटरव्यू के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर देयर इज अ बिग परसेंटेज, एक बड़ा अनुपात होता है ऐसे लोगों का जो फेलियर में चले जाते हैं, और ये लोग भीड़ होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग आते हैं, फेल हो जाते हैं, ये लोग भीड़ होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अडॉप्ट करते हैं सिस्टम को, वो टीम बनते हैं एंड वही आगे डुप्लीकेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको इनकम में बड़ी ग्रोथ चाहिए तो सबसे पहले लोग होने चाहिए, लोग ऐसे जो सिस्टम को अडॉप्ट करें, लोग ऐसे जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, क्योंकि समय के हिसाब से आपके अंदर भी बदलाव आना जरूरी है। जहां पर टेक्नोलॉजी काम करती है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर उतना काम आप, जहां पर सिस्टम और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, वो काम आप अपने दम पे कभी नहीं कर सकते हैं। आज मेरे पास वॉइस है, मैं बोल सकता हूं और आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो मैं अपने घर से अपनी छत में चढ़ के भी चीख चीख के भी बोलूं, तब आप तक आवाज नहीं पहुंचने वाली, बिकॉज आप बिहार में बैठे हैं, आप हरियाणा में बैठे हैं, आप पंजाब में बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने अपने एसी रूम में बैठकर एक बहुत सॉफ्ट वॉइस में मैं बोल रहा हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूं, सिस्टम को यूज कर रहा हूं, तो आप तक बात पहुंच रही है और बहुत क्लियर पहुंच रही है। तो सिस्टम वो कर सकता है जो इम्पॉसिबल है, सिस्टम वो कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग 95% लोग सिस्टम के प्रोसेस में जाने की हिम्मत नहीं करते, या वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप समझिएगा, लोहे की, ये स्टील की एक छोटी सी सुई पानी में नहीं तैर सकती है। मतलब आप एक अगर हम बात करें, मतलब एक हल्की सी सुई, छोटी सी सुई अगर पानी में आप डालेंगे वो डूब जाएगी। लेकिन वही 100 टन का जहाज, 100 टन लोहे का जहाज पानी के ऊपर तैरता है। क्या है ये? सिस्टम है। आप चाहे कितने अच्छे बुरे व्यक्ति हो, आपको अगर छत से छोड़ा जाए तो आप नीचे गिरेंगे। आपका वजन है 50 से 100 किलो के बीच में, लेकिन वही कई टन का जहाज हवा में चलता है, सैकड़ों लोगों को बिठा के। सिस्टम है। आपकी आवाज दूसरे कमरे में आपकी बीवी नहीं सुन रही है, लेकिन मेरी आवाज सिस्टम के माध्यम से आपके कानों तक पहुंच रही है। दैट इज कॉल्ड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। तो जब आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जब सिस्टम को यूज करते हैं, तो आपके एफर्ट्स लेवरेज होते हैं, आपके जो मेहनत है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, उसके रिजल्ट मल्टीप्लाई, एंड दैट कल्चर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी इनकम में इजाफा होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास लोग होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एंड कल्चर होना चाहिए। कल्चर का मतलब कि हमारे संस्कार क्या हैं। हमारे घर के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर, अलग अलग परिवारों के अंदर डिफरेंट कल्चर होता है। तो उस कल्चर से मतलब पता चलता है कि वो किस परिवार का व्यक्ति है, किस धर्म का व्यक्ति है, वो जो वैल्यूज कैरी करते हैं। तो यहाँ पर आपकी टीम का कल्चर होना चाहिए कि हर एक नया व्यक्ति जो आया है, उसको पहले दिन क्या बताया जाना चाहिए, उसको फर्स्ट वीक में उसके लिए क्या टास्क है। और अगर ये नहीं है तो फिर आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, और भीड़ का और भेड़ में कोई फर्क नहीं होता। भीड़ चाल और भेड़ चाल एक जैसी मानी जाती है। एक भेड़ अगर आगे आगे लीड कर रही है और कुएं में गिर जाती है, तो उसके पीछे अगर सैकड़ों भेड़ हैं तो वो सब कुएं में चली जाएंगी, कोई नो क्वेश्चन आस्क। अगर आपने सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की, कल्चर नहीं लेके आए अपनी टीम के अंदर, और आपने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली, एक आदमी नेगेटिव होगा और उसके पीछे पीछे पूरी टीम नेगेटिव हो जाएगी। एक आदमी मूव आउट करेगा आपके सिस्टम से और उसके पीछे पीछे दसियों लोग मूव कर जाएंगे, क्योंकि भीड़ और भेड़ में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए भीड़ को इनिशियली सिस्टम में, टेक्नोलॉजी में और कल्चर में ढालना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन एम्पायर लेवरेज के साथ पैदा करें, बड़ा करें, उसकी ग्रोथ को एंजॉय करें, बड़ी इनकम को एंजॉय करें। तो लेवरेजिंग इन सारी चीजों से निकल के आती है ना। अब सेल्फ रनिंग टीम फॉर्मूला क्या है? सेल्फ रनिंग टीम फॉर्मूला ये है कि एक सिस्टम देना है जो इसको कंसिस्टेंट कराए। सिस्टम मतलब जो काम करेगा, इवन बच्चा भी उस सिस्टम को यूज करेगा, उसको वही रिजल्ट आएंगे जो एक बूढ़े को आ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे जैसे आपके घर के अंदर बल्ब लगा हुआ है। अब सिस्टम है
कि जो स्विच ऑन करेगा लाइट आ जाएगी। अब आपके फादर साहब है, मदर जी हैं या वाइफ है, बच्चा है, कोई भी उस स्विच को ऑन करेगा, लाइट अपना काम करना शुरू कर देंगे। दैट इज द सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं जो कंसिस्टेंसी लेके आता है। अब जैसे मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम हर रात को 8:30 बजे एक जूम कॉल कंडक्ट करते हैं। आप उसमें आए ना आए, कम लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, बारिश हो रही है, सर्दी है, गर्मी है, वी आर कंडक्टिंग इट। हम हर रोज ये कर रहे हैं। दैट गिव्स कंसिस्टेंसी, वो निरंतरता वहां पे मिलती है टीम को। और अगर आपने केवल ये कर दिया, अगर आपने केवल अपनी टीम को ये कर दिया कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, हर रात को 8:30 बजे आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप इसको पसंद करें नहीं करें, आप बोले नहीं सर हमारे उसमें कुछ काम है, उस टाइम पे 8:30 बजे मुझे काम है, इट्स ओके, आप लॉग इन कर लो, साइड में फोन रख लो, मत सुनो, बिकॉज सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है, आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपकी प्रेजेंस वहां पर आपकी टीम को एक मैसेज देगी कि आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस है। तो सबसे पहले सिस्टम कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, और उसके बाद लीडर डुप्लीकेट करता है। अब समझिएगा, लीडर डुप्लीकेट करता है। मैंने 8:30 बजे रात को एक प्रोग्राम कंडक्ट कर लिया, चाहे कुछ भी हो वो प्रोग्राम होना है, और बीइंग अ लीडर आप बोलते हैं कुछ भी हो मैं वहां पे रहूंगा। और जब आप वहां पे रहेंगे, इन एनी केस रहेंगे, तो आपकी टीम आपको ऑब्जर्व कर रही है, दे आर वाचिंग यू। एंड जब आपको वो लोग देखते हैं तो वो वैसा नहीं करते जैसा आप बोलते हैं, वो वैसा करते हैं जैसा वो देखते हैं। तो आप लीड बाय एग्जांपल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूं, वो स्टेज पे चढ़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जैसे वो स्टेज से उतरते हैं वो अपने असली रूप में आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि सर हमारी टीम काम नहीं करी। वो स्टेज से तो शेरो शायरी कर रहे हैं मोटिवेशन की, लेकिन बाय द एंड ऑफ द स्टेज जब वो बाहर निकल के आ रहे हैं तो उनका रवैया, उनका कैरेक्टर डिफरेंट है, और फिर बोलते हैं हमारी टीम काम नहीं करी। टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हैं, बोलने के लिए बहुत आसान है, टीम वो करती है जो आप करते हैं। तो सिस्टम हमने बनाया जो कंसिस्टेंटली बीओपी कंडक्ट कर रहा है, एंड बीइंग अ लीडर आप वहां पे जा रहे हैं, एंड आप वहां जा रहे हैं, आपकी टीम ऑब्जर्व कर रही है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 5 दिन जब भी वो आपको देखेगी, बोलेगी यार सर की सफलता का यही राज है, एंड दे स्टार्ट प्लगिंग। एंड जब ये काम करना शुरू हो जाता है तो डुप्लीकेशन होनी शुरू हो जाती है। यकीन मानिएगा, अच्छी डुप्लीकेशंस के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। पूरे डुप्लीकेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आप जूम कॉल अटेंड करना बंद कर दीजिए, आपकी टीम ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन करना शुरू कर देगी। आप अपनी टीमों के अंदर मैनिपुलेशन करना शुरू कर दीजिए, आपकी टीम ऑटोमेटिकली मैनिपुलेशन करना शुरू कर देगी। तो लीडर डुप्लीकेशन करता है। और उसके बाद कल्चर जो है वो क्रिएट सस्टेनेबिलिटी। कल्चर अगर आपकी टीम के अंदर है, आपके अंदर सिस्टम है, आपके अंदर लीडरशिप है, और आपने कल्चर बना दिया है, वो कल्चर क्या हो सकता है कि आपने शुरुआती कुछ नियम बना दिए हैं कि एक आदमी अगर आएगा तो उसको कौन हैंडल करने वाला है, एंड पहले उसको क्या टास्क देना है। से हमारे कुछ लिस्ट बिल्डिंग का टास्क हो सकता है, तो उसको कौन देखेगा, उसने लिस्ट बिल्ड कर लिया। तो ये सारी चीजें जब आपके बनती हैं तो ये एक सेल्फ रनिंग टीम का फॉर्मूला है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिस्टम भी है, हमारे में लीडर भी है, कल्चर भी है, लेकिन भीड़ है। अब यहां पर भी जितने लोग हैं, सॉरी टू से, जितने लोग हैं, आप भीड़ हो सकते हैं, आप टीम हो सकते हैं। अगर आप भीड़ हैं तो ये चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन अगर आपने सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, आप रोज सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए जूम अटेंड करते हैं, आप अपनी लीडरशिप दिखाते हैं, आपकी प्रेजेंस वहां पे होती है, एंड आप उस कल्चर को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीम भी करेगी और ये चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। अब कुछ लोग जो हैं सिस्टम नहीं बिल्ड करते हैं, हीरो बिल्ड करते हैं। कुछ लोग सिस्टम नहीं बिल्ड कर रहे हैं बल्कि हीरोज बिल्ड कर रहे हैं। हीरो मतलब सो कॉल्ड बेताज बादशाह जिसे बोलते हैं हम लोग, सेल्फ क्लेम्ड हीरो। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो एक एरोगेंसी में आ गए हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको ईगो हो गई है, बहुत सारे लीडर अपने फेवरेट व्यक्ति को, चाहे वो योग्य है नहीं योग्य है, उसको स्टेज दे रहे हैं, उसको एडिफाई कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या आपको बताना चाहता हूं कि 2 सिस्टम है सर। आपके पास
एक बैड सिस्टम हो सकता है, बैड मॉडल हो सकता है, और एक अच्छा मॉडल हो सकता है। अब जब आपके पास ये इल्म होगा, जब आपके पास ये जानकारी होगी, तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं कौन सा मॉडल रन कर रहा हूं अपनी टीम के अंदर। जो बैड मॉडल है वो डिपेंडेंट मॉडल है, जो गुड मॉडल है दैट इज इंडिपेंडेंट मॉडल। नाउ बैड मॉडल में लीडर होता है, लीडर प्रेजेंट होता है, लेकिन गुड मॉडल के अंदर सिस्टम होता है। सिस्टम के अंदर जो व्यक्ति क्वालिफाई है वो उस योग्यता के अनुसार उसको जो है रिवॉर्ड मिलता है, उसको स्टेज मिलता है, उसको एजुकेशन मिलती है। लेकिन जहां पर बैड मॉडल होता है वहां पे लीडर होता है और पक्षपात होता है, अपने खास खास लोगों को, अयोग्य लोगों को भी समटाइम। और कई बार ऐसा होता है कि आप बीइंग अ लीडर एक व्यक्ति के फेवरेट हो जाते हैं, एक व्यक्ति आपका फेवरेट हो जाता है, एंड उसके चक्कर में आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बुरे बन जाते हैं। एक आदमी को फेवर करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बुरे बन जाते हैं। तो ये फेवरिज्म, ये जो चीजें हैं, वहां पे बैड मॉडल के अंदर लीडर की प्रेजेंस होती है और गुड मॉडल के अंदर सिस्टम की प्रेजेंस होती है। सिस्टम मतलब ये हर आदमी के लिए इक्वली काम करेगा। सिस्टम मतलब जो बिजली का स्विच है वो सिस्टम है। एक बच्चा दबाएगा तब भी बल्ब जलेगा, एक बूढ़ा दबाएगा तब भी बल्ब जलेगा। टास्क जो है, एक्शन जो है, वो स्विच ऑन करना है। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक क्राइटेरिया को, एक पैरामीटर्स को फुलफिल करता है, वो डिजर्विंग बन जाता है सिस्टम के अंदर। नाउ छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए बीओपी कंडक्ट कर रहे हैं, और बीओपी कंडक्ट करने के लिए हमारा एक एक्सपर्ट व्यक्ति है जो बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम दे रहा है। अब आप चाहे एक बहुत वेल एजुकेटेड, हाई एंडेड किसी प्रोफाइल की व्यक्ति हैं, या फिर आप एक साधारण से व्यक्ति हैं, दोनों मीटिंग को ज्वाइन किया, दोनों के लिए सिस्टम ने इक्वली दिया, दोनों के लिए सिस्टम ने इक्वली एक एक चीज को समझाने की कोशिश। दैट इज सिस्टम, और ये सिस्टम ऑलरेडी एट प्लेस है यहाँ पर। नाउ बैड मॉडल के अंदर मोटिवेशन चलता है, इलॉजिकल बातें, हवा हवाई बातें, लेकिन रियल उसमें कल्चर होता है। कल्चर और मोटिवेशन में ये फर्क है कि मोटिवेशन में आपकी बातें अनऑथेंटिकेटेड हो सकती हैं, लेकिन कल्चर का मतलब यह है कि आपका हर व्यक्ति जो सिस्टम के अंदर आया, उसने लिस्ट बिल्डअप किया, उसने प्लान दिया, और अगर इस कल्चर को फॉलो किया तो उसको गारंटेड सफलता मिलेगी। लॉ ऑफ एवरेज उसके लिए काम करेगा। लेकिन मोटिवेशन थ्योरेटिकल बातें एंड हवाई बातें होती हैं। यहां पर इंस्ट्रक्शन चलते हैं, लीडर अपनी लीडरशिप को दिखाता है और इंस्ट्रक्शन देता है अपने टीमों को। और यहां पर जो होता है गुड, उसमें ओनरशिप होती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप सीईओ हैं, आप अपनी कंपनी के सीईओ हैं। आपके बाद जहां से आपने जुड़ाव किया, जहां से आपका ज्वाइनिंग हुआ, वहां के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, और उसके जो एमडी, सीईओ, डायरेक्टर, व्हाटएवर, वो आप हैं। तो यहाँ पे ओनरशिप होती है। इट इज योर बिजनेस। समस्या है तुम हो कंपनी के सीईओ। नाउ उस प्रोस्पेक्टिव से सोचो। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, यहाँ पर सुपरविजन होता है। बैड मॉडल के अंदर लीडर देखता रहता है कि कर क्या रहा है मेरा लीडर, मेरा एसोसिएट, मेरा टीममेट कर क्या रहा है, सुपरविजन करता रहेगा। एंड वो फिर बैक एंड पे बैक बाइटिंग, चुगली और ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। आपने, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, यहाँ पे बहुत सारे ऑनर्स होंगे जिनकी दुकान होंगी, छोटा मोटा ऑफिस होगा। कई बार आपका लड़का नहीं आया, आपका दुकान आपने खोला और लड़का छुट्टी पे चला गया, जो आपका सफाई वाला लड़का है, तो आप शर्म नहीं करते हैं, आप सफाई करते हैं। आप मे बी आपको क्लीनिंग करना पड़ सकता है अपना ऑफिस का, बिकॉज इट इज योर ऑफिस, इट इज योर बिजनेस। वहां पे अकाउंटेबिलिटी होती है। आपको पता है कि मेरे ग्राहक आने वाले, उससे पहले लड़का तो आया नहीं, या लड़का लेट आ रहा है, तो आपने खुद ही कपड़ा मार दिया, जबकि वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, वहां पर सुपरविजन होता है। एंड जहां पर सुपरविजन होता है वहां पर सुपरफिशियल चीजें होती हैं। सुपरफिशियल मतलब दिखावा ज्यादा हो जाता है। लोग नौकरी के अंदर जो मजदूर हैं उनके ऊपर एक ठेकेदार होता है, और ठेकेदार के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर। और ये सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जनरल मैनेजर गायब हुआ, मैनेजर अपना टांग पसार के बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैड मॉडल है। जैसे ही ठेकेदार साइड से आउट हुआ, मजदूर अपना खैनी खाना शुरू कर देंगे, अपना चुटकी उटकी लेके बीड़ी पीना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप नहीं है। लेकिन इधर सेकंड गुड मॉडल के अंदर अकाउंटेबिलिटी है। नोबडी इज वॉचिंग यू, कोई आपको देख नहीं रहा, तब भी आप
उतनी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, तब भी आपको मालूम है, बिकॉज इट इज योर बिजनेस, आपका काम है। नाउ ये वाला जो मॉडल है, यहाँ पे एक्टिविटीज होती है। ये वाला जो मॉडल है बैट मॉडल, आपको लगे मेरा टीम काम कर रहा है, सर आज इतने प्लान हुए, आज इतना हुआ, इतना हुआ, एक्टिव है सारे। और इस वाले उसमें प्रोडक्टिविटी होती है। एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी में फर्क क्या है कि आप दिन भर झोला उठा के बाहर घूम रहे हैं, लेकिन शाम तक आपने एक भी प्लान दिया, ये दिया, मीटिंग किया, लेकिन धंधा नहीं आया। यहां पर एक्टिविटीज बहुत होती हैं क्योंकि दिखावा होता है, और इधर प्रोडक्टिविटी होती है। तो प्रोडक्टिविटी जहां होगी वहां पर बिजनेस आएगा, वहां पे वॉल्यूम आएगा। यहां पर फॉलोअर्स बनते हैं। बैट मॉडल के अंदर एक लीडर बड़ा बनता चला जाता है और उसके लीडर को उसके नीचे वाले जो लोग होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और वो बोलते हैं कि सर आप ही हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। लेकिन इधर गुड मॉडल में आप लीडर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर आदमी की डिग्निटी को ध्यान में रखा जाता है, हर आदमी एक लीडर के तौर पे निकल के आता है। नाउ तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपकी टीम के अंदर एक लीडर का ही दबदबा है तो आप बहुत बैड मॉडल के अंदर है। अगर आपके यहाँ केवल मोटिवेशन ही चलता है तो आप एक बहुत बैड मॉडल को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सुपरविजन करना पड़ रहा है, एक्टिविटीज ही हो रही है, फॉलोअर्स बन रहे हैं, आप एक बैड मॉडल। लेकिन गुड मॉडल में सिस्टम होता है, कल्चर होता है, ऑनरशिप होती है, जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रोडक्टिविटी होती है और लीडर प्रोड्यूस होते हैं। तो आज से अगर आप गुड मॉडल की तरफ जाते हैं तो आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा टीम बिल्ड करते हैं जो आपके बिना भी काम करेगी, क्योंकि आपने उनको स्विच दिखा दिया जिसको ऑन करने पर एक बीमार आदमी भी अगर ऑन करेगा तो भी लाइट जलेगी, और एक सुपर हेल्दी व्यक्ति भी ऑन करेगा तो भी वो लाइट जलेगी, बिकॉज आपने स्विच ऑन करने का एक सिस्टम को समझा दिया है। तो वेदर यू आर एग्जिस्टिंग और नॉट, आपका बिजनेस ग्रो करेगा इस गुड मॉडल पे। नाउ जो काम आप कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब मैक्सिमम देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अनुराग सर कई बार मीटिंग में बोलते हैं कि भैया जो नोट्स बनाएंगे वो नोट बनाएंगे। नोट मतलब जो पैसा और नोट्स मतलब जो लिखने वाला। तो नोट्स अगर आप बनाते हैं तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप आज के बाद कभी भी जब आप अपनी डायरी खोलेंगे तो फाइंड, हाँ यार उस टाइम पे मेरी अंडरस्टैंडिंग इस प्रोजेक्ट को लेके ये थी, और वो आपके दिमाग से फार बेटर है। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड आप कीजिए। आज थोड़ा सा समय निकालिए और ये डिसाइड कीजिए कि एक नया व्यक्ति जो आया, पहला काम मैं उससे क्या करवाने वाला हूं, दूसरा काम क्या कराने वाला है, एक हफ्ते का टास्क उसके लिए क्या है, एक महीने का टास्क उसके लिए क्या है। तो यहाँ पर आपके पास उसको मैं क्या स्क्रिप्ट देने वाला हूं मेरे बिजनेस को लेकर, क्योंकि नया व्यक्ति है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू स्पीक टू योर प्रोस्पेक्ट, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने प्रोस्पेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो डिपेंड करता है, वो निश्चित करता है कि आपकी सेल और आपका वॉल्यूम बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन एक नया आदमी तो किसी दूसरे प्रोफेशन से है, तो एक बढ़िया सा रिलैक्स होके, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। आज बैठिए आधा घंटा और ये एक चंद लाइनें लिखिए कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। एक नया व्यक्ति जिसको आज आपने ज्वाइन कराया वो आगे क्या बात करेगा आपके बिजनेस को लेके। दूसरा, प्रेजेंटेशंस के लिए उसको फाइल बना के दीजिए, और वो फाइल आपकी हैंड रिटन हो सकती है, उन पेजेस को आप वेल लेमिनेट करा सकते हैं। प्रोसेसेस समझाइए, चेकलिस्ट दीजिए कि ये चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, डेली एक्टिविटीज को ट्रैक डाउन कीजिए, तो ये सारी चीजें जो है अगर आप डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये डुप्लीकेट हो सकती है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, आई हैव गुड हैंड राइटिंग। सपोज मैं प्लान देता हूं अपनी राइटिंग में और वो प्लान इंप्रेसिव होता है, सामने वाला व्यक्ति बोलता है जो कि बहुत ज्यादा उसका राइटिंग अच्छा नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके दिमाग में मैसेज आता है मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो मैं तो इतना अच्छा लिख नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में आपकी अच्छी हैंड राइटिंग भी आपके लिए एक अभिशाप बन गई। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप अल्टीमेट शब्दों का राइम बना लेते हैं, बहुत अच्छी राइमिंग आप करते हैं, लेकिन सामने वाला बोलता है अच्छा इतना बोलना पड़ेगा, ऐसे राइमिंग करनी पड़ेगी, ऐसे गठजोड़ करना पड़ेगा, ये तो मेरे बस का नहीं है। तो आपकी एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल भी आपके लिए नुकसान का सबब बन गई। वहीं अगर आपने चंद पेजेस को डॉक्यूमेंट किया होगा, दिस इज हाउ टू प्रेजेंट, एक छोटा सा फाइल
जिसमें 5-10 पेज है, 18-20 मिनट में आपने उसको बोला और सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में जितना लीस्ट शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाइड आप चीजों को कर सकते हैं, उतने सिंप्लीफाइड तरीके से आपने बताया और उसका डॉक्यूमेंटेशन है, आपने उसको फाइल पकड़ाई। दिस इज हाउ टू प्रेजेंट, ये तरीका है प्रेजेंट करने का। तो अगर आप डुप्लीकेट कर सकते, अगर आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं तो वो चीजें डुप्लीकेट हो सकती हैं। अगर आप डुप्लीकेट नहीं डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते तो वो डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी आपके जितना बेहतरीन नहीं हो सकता, आपके जैसा उसका पर्सनालिटी नहीं हो सकता। आपने सिंप्लीफाइड करना है चीजों को एंड वो सारी चीजें बहुत आसानी से डुप्लीकेट हो सकती हैं एंड जो चीज डुप्लीकेट होती है वही ग्रो करेगी। यहां पर 5 कोर सिस्टम है $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन के। जो एक $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 5 कोर सिस्टम होते हैं। और जब मैं $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, फिर मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं आपकी टीम की बात कर रहा हूं। आपकी टीम एज अ होल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप उसके सीईओ। तो वहां पर आपके सबसे पहला जो सिस्टम होना चाहिए और जो वो होना चाहिए रिक्रूटिंग सिस्टम। एक नई रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कैसे कॉल करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। अब वो मैंने पिछले उसमें आपको बताया। आप एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए, परफेक्ट स्क्रिप्ट। क्या आप बोलेंगे आपके प्लान को लेकर, क्या आपका इन्विटेशन स्क्रिप्ट होना चाहिए। उसके बाद ऑनबोर्ड सिस्टम, आपका व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन कराया उसने किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराया, तो ऑनबोर्ड सिस्टम क्या होना चाहिए। एक बार वो जुड़ा तो उसके बाद वो पहली चीज क्या उसके साथ होनी चाहिए से उसको जो वहां का टॉप लीडर है उसके साथ एक मीटिंग होनी चाहिए। सपोज आपने एक सिस्टम बनाया कि जैसे कोई व्यक्ति जुड़ेगा उसका इमीडिएट अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन है, उससे इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है, सो दैट और एक विजन मिल जाए, सो दैट उसकी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, लिस्ट बनाना, वो सारी चीजें। ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, अब ऑन बोर्ड के बाद उसको पहली ट्रेनिंग कौन सी कंडक्ट करानी है, बीओपी में उसको वो लिंक शेयर करना है। हमारे एक एनडीओपी होते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, दैट इज काइंड ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, कि पहला जो व्यक्ति है जो जुड़ रहा है उसको इस महीने के पहले हफ्ते में, जैसे जुलाई अब आएगा तो जुलाई के पहले हफ्ते में हम एक एनडीओपी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। वो उसके लिए मैंडेटरी है करना। अगर नहीं, अभी महीने के शुरू में जुड़ गया, तब तक प्रोग्राम हो चुका है, तो उसको रिकॉर्डेड आपने देना है कि ये एनडीओपी अगले 24 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम आपने सुनना है, नोट्स बनाने हैं, एंड देन टुमारो हम लोग इस पे बात करेंगे। और रिकॉग्निशन सिस्टम, अगर वो क्वालिफाई करता है, अगर वो इस हफ्ते में कुछ बिजनेस लेके आता है, तो आपके पास एक रिकॉग्निशन सिस्टम होना चाहिए एंड फिर एलडीपी का सिस्टम होना चाहिए, लीडरशिप डेवलपमेंट सिस्टम होना चाहिए। तो ये 5 सिस्टम आपके पास होने चाहिए दोस्त। आपको अगर एक $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, रिक्रूटमेंट का क्या सिस्टम होगा, ऑन बोर्ड करने के बाद उसको क्या हमने करवाना है, ट्रेनिंग का सिस्टम क्या है, रिकॉग्निशन का क्या सिस्टम है, एंड लीडरशिप का क्या सिस्टम है, ये ऑलरेडी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास ये सिस्टम ऑलरेडी तैयार है, ऑलरेडी इन पे काम होता है। लेकिन आप अपनी कंपनी के सीईओ, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ एंड बीइंग अ सीईओ आप अपना भी सिस्टम बना सकते हैं, आप हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपके जो अपलाइन है, जो आपके सीनियर लीडरशिप है, उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों को लेकर कि सर रिक्रूटमेंट के लिए बताइए हमें कैसे काम करना चाहिए। ऑन बोर्ड एक आदमी जुड़ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रेनिंग, उसको पहली ट्रेनिंग कैसे देनी है, अगर उस टाइम पे कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो रिकॉर्डेड हमें कहाँ से मिलेगी, रिकॉर्डेड वो ट्रेनिंग जो एनडीओपी की वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग हमें कहाँ से मिलेगी, और फिर लीडरशिप ऑफलाइन प्रोग्राम्स में कैसे उनको पार्टिसिपेट कराना है। नाउ तो यहाँ पे लीडरशिप का अगर हम बात करें तो लीडरशिप का एक डेवलपमेंट पाइपलाइन होता है कि सबसे पहले प्रोस्पेक्ट किया आपने, एक व्यक्ति एक प्रोस्पेक्ट के तौर पे आपके पास आता है, फिर वो कस्टमर बनता है। आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपके प्रोजेक्ट को लेकर जो फैसिलिटीज हम उसको अपने देते हैं इनिशियली, उसको लेकर उसको एज ए कस्टमर सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग किया, जुड़ा, कस्टमर बना, कस्टमर बनने के बाद जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, उसको लेकर उसकी पूरी नॉलेज एज ए कस्टमर होनी चाहिए। जब वो कस्टमर बना और जब संतुष्ट होगा तब वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो ये सोचेगा हाँ अब मुझे काम करना है,
तब आप उसको सारी चीजें बताएंगे। देन ही बिकम अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब वो नए लोगों को रिक्रूट करेगा, एंड देन ही बिकम अ लीडर। उसके बाद वो लीडर बनेगा, मतलब वो अपनी टीम बनाएगा, एंड टीम बनाने के बाद उसकी टीम में से भी बहुत सारे लीडर बनेंगे जो टीम बिल्डर के तौर पे हम उसको देखते हैं। एंड इन सब का काम क्या होगा? नए प्रोस्पेक्ट को रिक्रूट करना, और ये नई प्रोस्पेक्टिंग करना। नई प्रोस्पेक्टिंग फिर उसी साइकिल को रिपीट करेगी, कस्टमर बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, प्रोड्यूसर बनेंगे, लीडर बनेंगे, फिर बहुत सारे लीडर बनेंगे, एंड देन अगेन प्रोस्पेक्टिंग का वही साइकिल चालू होगा। तो इस तरीके से एक 80-20 रूल्स है जो आपकी लीडरशिप के लिए काम करता है। और ये आज आप इस बात को पूरे दिमाग, जहनी तौर पे इसको अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपका जो भविष्य का बिजनेस है, जो आपका 80% जो भविष्य का बिजनेस है, वो आपके 20% लीडर से आने वाला है। दोबारा सुनो, आज भी जो बिजनेस आपका हो रहा है, जो 80% वॉल्यूम आपका जो जनरेट हो रहा है, वो आपकी टीम के 20% लीडर्स की टीमों से आ रहा है। 20% लोग ऐसे हैं जो 80% बिजनेस बना रहे हैं, और 80% लोग ऐसे हैं जो छुट्टर पुट्टर करके 20% बिजनेस आपको दे रहे हैं। जिसको बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल, जो 80-20 रूल्स के हिसाब से होता है। तो यहां पर आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि ये 20% लोग कौन है। आज की बात नहीं कर रहा, भविष्य की बात कर रहा हूं। भविष्य का जो 80% बिजनेस है, वो 20% नए लीडर से आएगा। जितने भी लीडर्स आपके पास आने वाले समय में आएंगे, उसमें 80% बिजनेस 20% लीडर से आने वाला है। अब आपका काम क्या है? आपका काम यहां पर है इन लीडर्स को सबसे पहले फाइंड आउट करना। ढूंढो ऐसे लीडर कौन से हैं। आज प्रोजेक्शन देना शुरू करो, ये मेरा भविष्य का वो लीडर है जो 80% मेरे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करने वाला है। फाइंड दैट यू नो, रेक्टिफाई करना शुरू कर दो कि हाँ, ये वाला व्यक्ति है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी कैरी करता है। दूसरा, उनको डेवलप करना शुरू करो। डेवलप देम एज एन इंडिपेंडेंट लीडर, उनकी डिपेंडेंसी। और उसके बाद उनको डेवलप करना है, फिर इंपावर देम। डेवलप करना है, इंपावर करना है, फाइंड करना है, डेवलप करना है, इंपावर करना है। ये 3 काम आप करना शुरू कर दीजिए, एंड यू विल बी फाइंडिंग दैट आपका जो ये लीडर्स जो हैं, इनके अंदर ये चीज ड्रिल होनी चाहिए ब्रेन के अंदर कि आज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ऑनरशिप है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन यू विल बी एंजॉयिंग विद योर फैमिली, व्हेन यू विल बी स्पेंडिंग टाइम और मनी एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर रिक्वायरमेंट, और आप का टीम का बिजनेस वॉल्यूम, सफलता, अचीवमेंट सब नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर रही होंगी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फाइनली एक ऑनरशिप फ्रेमवर्क है। आप स्टॉप आस्किंग हाउ कैन आई डू दिस। कई बार एक चैलेंज आया, कुछ लीडर्स के आपस में डिस्प्यूट्स हैं, और डिस्प्यूट्स में आप अपना दिमाग लगा रहे हैं मैं कैसे इसमें काम करूं। बजाय इसके आपको ये करना है, स्टार्ट आस्किंग हु कैन डू दिस। ये कौन कर सकता है? इस समस्या का आंसर किसके पास है? आपके 10 कोर लीडर्स की टीम है, आपके पास एक चैलेंज आया, एट दे सेड कि आप अपने दिमाग के अंदर आपका प्रोसेस चालू हो गया कि ये कैसे हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। बजाय इसके आप ये अपने लीडर से पूछिए आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है। जब आप ये बोलते हैं आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो ऑनर के माफिक सोचना शुरू करता है। आपके पास एक समस्या आई, उस समस्या का समाधान आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। डोंट फाइंड द सॉल्यूशन। आप सामने वाले से पूछिए, अपने लीडर से पूछिए आपके पास इसका क्या समाधान है। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या बोलते थे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनको ओनरशिप की तरफ लेके जाते हैं। एवरी डेलीगेशन क्रिएट्स लेवरेज। और जब आप ऐसा बोलते हैं, आप अपनी टीम के उन लीडर्स को कैपेबल करते हैं, उनके अंदर ओनरशिप लाते हैं, उनका हाथ पकड़ के आपने यहां तक लाया, अब आप उनका हाथ छोड़ते हैं और उनको दौड़ने के लिए तैयार करते हैं। ये ओनरशिप का फ्रेमवर्क है। कल्चर, जो आपका कल्चर है सर, वो एक इनविजिबल सुपरवाइजर के तरीके से, एक इनविजिबल मैनेजर के तरीके से काम करता है आपके बिहेवियर को। अगर कल्चर आपकी टीमों के अंदर है ओनरशिप का, तो उनका बिहेवियर फेवरेबल होगा, वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करेंगे, वो परफॉर्मेंस को मेंटेन करेंगे। तो कल्चर जो है वो आपकी टीम के अंदर होना बहुत जरूरी है। उसमें ऑनरशिप बहुत जरूरी है। ऑनरशिप
के साथ जब आप काम करते हैं, तो ये कल्चर जो है उसको ऑटोमेट करता है, कल्चर ऑटोमेट करता है। सबको पता है कि आज आपका एक नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा, उसको ये मालूम है कि आज एक नया व्यक्ति जुड़ा है तो शाम को उसको 8:30 बजे जूम अटेंड करानी है। उसको ये मालूम है कि इसको एनडीओपी की और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी के लिए ये वाला वीडियो भेजना है। अब हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनको मालूम ही नहीं कि वीडियो कहां रखा हुआ है। एक नया व्यक्ति आया, उसकी अपनी दुकान उसने चलाई, 20 साल से दुकान चला रहा है, ही इज इनटू योर बिजनेस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी, कम्युनिटी ड्रिवन कंपनी, अलाना कंपनी, लेवरेज और टाइम कंपाउंडिंग की बात करो, उसको कुछ मालूम ही नहीं। तो आप उसको बोलिए जब आपके पास टाइम हो, रिलैक्स होके हेडफोन लगाइए एंड इस पूरी वीडियोस को थॉरली एंजॉय कीजिए, वॉच कीजिए। कुछ भी कंसर्न है, कुछ भी क्वेश्चन है, मैं यहां पर हूं, आई विल आंसर यू। एंड अगर उसको ये बात समझ में आ गई, अगर उसको, कई बार हम जब फिजिकली मिलते हैं तो नहीं समझ में आती है, लेकिन कई बार वीडियो आदमी उस मूड में होता है, जब वो एक्सेप्टेबिलिटी के मूड में होता है तो वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो ऐसा कल्चर जो अगर आपके टीम के अंदर डेवलप हो गया तो लोगों का व्यवहार उस स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। कल्चर इज, व्हेन कल्चर इज स्ट्रांग, लीडर डोंट नीड सुपरविजन। अगर कल्चर स्ट्रांग है आपकी टीम के अंदर तो कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, किसी टाइप का देखने की जरूरत नहीं है। आपका टीम का हर व्यक्ति अपने आप काम करेगा, बिकॉज आपने उसको ये बता दिया कि अगर लाइट तेरे को चाहिए तो ये स्विच ऑन करना पड़ेगा। दैट्स इट, यू हैव गॉट अ सिस्टम एट प्लेस, यू हैव गॉट अ कल्चर इन योर टीम। तो यहाँ पर जितना स्ट्रांग आपका कल्चर होगा, तो और टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत जरूरी है। जूम रिकॉर्डिंग्स, हमारे पास मेरा यूट्यूब चैनल है वीरेंद्र सजवान, जाइए वहां पर अभी तक की जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको अपने पास रखिए। वहां पे एनडीओपी के प्रोग्राम्स है, अनुराग सर का, अनुराग गिरा के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, मीटर आईटीएस का हमारा ऑफिशियल चैनल है, हमारे एकलव्य जी का, सुजी जी का, हमारे टॉप लीडर्स हैं उनके चैनल्स हैं। तो वहां पर समय समय पे इस टाइप के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए। मान लीजिए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें वहां पर है। और कोई मॉडरेटर अगर आपके पास है उसको अपने पास रखिए। इट इज वेरी इजी, आप अपने लोगों को जूम में इनवाइट कर रहे हैं, कोई नया व्यक्ति जुड़ा, फॉरगेट अबाउट कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इट इज योर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अपना दायित्व है दोस्त। आप अपनी टीम के बारे में सोचिए। आपके टीम में एक नया व्यक्ति आया, उसको आपने वो वीडियो फॉरवर्ड किया, बोला 1 घंटे का वीडियो है, एनडीओपी है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये बात समझ गया, तेरे को इंडस्ट्री के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी, तेरे को ये पता चल जाएगा कि इसका पोटेंशियल क्या है। तो जूम रिकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर व्हाट्सएप कम्युनिटीज को यूज कर सकते हैं। आप अपनी अपनी कम्युनिटीज बनाइए, उस पर कर सकते हैं। एआई टूल्स हैं, आप एआई के पास, चैट जीपीटी के पास जाके बोलिए कि मुझे, मैं इस कंपनी के साथ हूं, ये वाला कंपनी, मुझे नए प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कोई बढ़िया सा स्क्रिप्ट बना के दीजिए। वो आपको हिंदी में स्क्रिप्ट बना के देगा। फिर आपने उसको बोला नहीं 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 ऐसा नहीं, कुछ और छोटा सा बनाइए, फोन पे कैसे बात करनी वो मुझे दीजिए। ये सारे एआई टूल को आज की डेट में आप यूज कर सकते हैं। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत आसान है। एआई बहुत हेल्पिंग है आप सभी लोगों के लिए। ऑटोमेटेड ऑनबोर्डिंग हो कि आपका एक व्यक्ति जो जुड़े उसको क्या क्या करना है, उसका एक आपने नियमावली बना दिया कि एक आदमी को पहले हफ्ते का क्या काम है, दूसरे हफ्ते का काम है, तीसरे हफ्ते का काम क्या है, उसके बाद उसको एनडीओपी अटेंड करनी है, उसके बाद उसको ऑफलाइन प्रोग्राम अटेंड करना है। तो ये सारी चीजें जो है आप उसके लिए ऑटोमेटेड बना सकते हैं। तो यहां पर एक अपने आप को स्कोर करने की जरूरत है। सेल्फ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन का ये स्कोर कार्ड है। आपने अपने आप से पूछना है, कैन योर टीम डू फॉलोइंग विदाउट यू। मीटिंग कंडक्ट, अभी शुरू में भी पूछा था मैंने, दोबारा पूछ रहा हूं कि क्या आपकी टीम आपके बिना मीटिंग कंडक्ट कर सकती है, नए मेंबर को ट्रेन कर सकती है, रिक्रूटमेंट कर सकती है कंसिस्टेंटली, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, नए लीडर्स को डेवलप कर सकती है। और अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं तो अपने आप को मार्क कीजिए कि 10 में से कितने नंबर आपको दें। आप अपने आप को दें 10 में से, क्या आपकी टीम अपने आप मीटिंग कर सकती है? 10 में से कितने नंबर देंगे? तो आप बोलते हैं सर 10 में से मेरी टीम में कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैं यहां पर अपने आप को 5 नंबर देता हूं। तो 5 नंबर देता है, तेरे को ये पता है कि आधा लोग कर रहे, आधा नहीं कर रहे, तो ये जो 5 नंबर कम है, इसके लिए तेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? तेरे को क्या करना चाहिए कि 10 के 10 में से 10 आए? क्या मेरे लोग नए लोगों को ट्रेन कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, पर
10 में से 2 ही नंबर दूंगा, तो 8 का जो गैप है उसको कैसे फुलफिल करेगा, क्या करना चाहिए आपको, मतलब असली चेहरा आप ना देख पाएंगे, आप अपने आप को वो कर पाएंगे। तो यहां पर एक फ्रेमवर्क मैं आपको चढ़ा दे रहा हूं, बिल्ड के नाम से, आप इसको, दिस इज द टेक अवे फॉर द मीटिंग। बिल्ड करके एक फ्रेमवर्क आता है जो आपको $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने में मदद करता है। सबसे पहले बिल्ड अ सिस्टम, एक सिस्टम बिल्ड कीजिए। दूसरा, अपग्रेड लीडर्स, जो ऐसे लोग जो आपके इनकम में, आपके वॉल्यूम में 80% कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ऐसे 20 लोगों को फाइंड आउट करना है, उनको अपग्रेड करना है। इंस्टॉल कल्चर, उनको समझाना है, बाकियों को छोड़ दो भाई, तुम 20 लोग समझो, एक नया व्यक्ति आएगा, किस कल्चर में उसको लेके आना है वो कल्चर। एंड देन लेवरेज टेक्नोलॉजी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने कोर लीडर्स को आपने बोला कि ये ट्रेनिंग है 1 घंटे की, मैं अभी आप ग्रुप में शेयर कर रहा हूं, इस ट्रेनिंग को आप सभी लोग अटेंड करेंगे, एंड बाय द इवनिंग, शाम को हम एक जूम कॉल करेंगे, विल डिस्कस कि आपने क्या सीखा। टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर सकते हैं कि फर्दर कोई भी हमारे जितने हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम हुए हैं उसमें से कोई वीडियो उठाओ, उसको डालो अपनी 4 लोगों में, एंड फिर बोलो कि हम कल जब मिलेंगे तो हम इस पे डिस्कस करेंगे कि हमने इसमें से क्या लेना है, क्या सीखना है। एंड डेलीकेट ओनरशिप, आप सारा भार खुद मत संभाल के चलिए, समझो बात को, आप दब के घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे, सारा भार आप खुद उठा के चलेंगे। डेलीकेट ओनरशिप, आप अकेले नहीं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर है, तो इनकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके नीचे 5 ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी ऑनरशिप इनको दीजिए, ताकि विल आल्सो केयर। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो नीचे जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑनरशिप उन्होंने ली। और इन दैट केस अगर आप बीच में से कहीं गायब हो जाते हैं, टॉप में से कहीं 1 हफ्ते के लिए कहीं वेकेशन पे चले जाते हैं, आपके बिजनेस में यकीन मानिएगा किसी टाइप का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इस हफ्ते 5 पोटेंशियल लीडर्स को फाइंड आउट करना है आपने, करने से ही कुछ होगा। तो इस हफ्ते का क्या करना है, जो आपके टॉप 5 लीडर हैं उनके साथ ये ट्रेनिंग पे जो आपकी लर्निंग है उसके साथ शेयर करनी है, और ऐसे 5 लोगों को ढूंढना है जो इंडिपेंडेंट होके काम करेंगे। हफ्ते में, महीने में, या 1 दिन में, 2 दिन में आप उनके साथ सुपरविजन में रहेंगे, उनके साथ मेंटरशिप में रहेंगे, लेकिन ऐसे 5 लीडर आपने ढूंढने हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद एक डेलीगेट 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 5 लीडर हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ दीजिए, ट्रेनिंग करने की, कल्चर डेवलप करने की, जो बाकी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो। एंड अगले 90 दिन के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है दैट वर्क विदाउट यू। 90 डेज के अंदर आपका सिस्टम इस लेवल पे होना चाहिए कि आप वहां पर एग्जिस्ट करें या ना करें, आपकी टीम काम कर रही है, एंड टेक इट पॉजिटिवली। इसका मतलब ये नहीं कि आप नदारत हो जाएं और फ्री में पे आउट उठाएं। आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी टीम, आपके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए, और आप एक जो फ्रीडम है, चाहे आपके फैमिली लाइफ है, चाहे आपकी जो आपकी ख्वाहिशें हैं, हॉबीज हैं, उनको भी आप साथ ही साथ पूरा कर सकें। तो यहाँ पर एक जस्ट टेक अवे मैसेज फॉर यू, ग्रेट लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स। जो महान लीडर हैं वो फॉलोअर क्रिएट करते हैं, और जो एक्सेप्शनल लीडर हैं वो लीडर्स क्रिएट करते हैं। एक्सेप्शनल लीडर्स क्रिएट लीडर, but जो legendary leaders and they create system and continue to grow long after they are absent। जिनके फॉलोअर हैं वो ऐसा नहीं कि अच्छे लीडर नहीं है, वो ग्रेट लीडर हैं, लेकिन एक्सेप्शनली ग्रेट लीडर वो होते हैं जो लीडर बनाते हैं। लेकिन लीजेंड जो होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं, जो तब भी काम करते हैं, जो तब भी काम कर रहा होता है जब वो सिस्टम का हिस्सा वो खुद नहीं होता, तब भी काम कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम बनाने की बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन है वो डेफिनेटली आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा कि किस तरीके से आपने इस प्रोग्राम का सीखने के बाद एक इनिशिएटिव लेना है। दिक्कत ये है कि हम पहले मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा नहीं। सर, ये पॉसिबल है, एक ऐसी $1 मिलियन ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक $1 मिलियन टीम बनाना जो बिना आपके सहयोग के काम करती हो।
जहां पर आपकी 0% फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो। योर सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मेनी पीपल फॉलो यू, इट इज मेजर्ड बाय हाउ मेनी लीडर कैन सक्सेसफुली ऑपरेट व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। आपकी सफलता इस बात पे निर्धारित नहीं होती है कि कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, बल्कि इस बात से उसका कैलकुलेशन होता है, उसका मेजरमेंट होता है कि आप कितने लीडर सक्सेसफुली काम कर सकते हैं जब आप वहां पर प्रेजेंट हो। कि आपको आज का ये जो सेशन है इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, मिली होगी, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। तो थैंक यू सो वेरी मच इस टाइम के लिए। आप यहाँ पे बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में इस लर्निंग सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और कहीं ना कहीं ये वक्त अब हम सीखी है। बिकॉज बोलना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। बोलने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जब आप इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।